अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात बलिया से आई दिलचस्प तस्वीर की, जहां वक्त की कमी के चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दौड़ते दौड़ते कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। तो दरअसल बलिया में दो जगह पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम मैरिटार गांव में था, जहां उन्हें एक प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन यहां पहुंचने में देरी के चलते जैसे वो हेलीकॉप्टर से उतरे, कार्यक्रम स्थल की तरफ दौड़ने लगे और जल्दी में मूर्ति का अनावरण किया और फिर जनसभा करके वापस लौट गए। आप देखिए किस तरीके से मंत्री जी भी दौड़ रहे हैं, उनके सुरक्षाकर्मी भी दौड़ रहे हैं और फटाफट उन्होंने अनावरण किया और जनसभा को संबोधित करके वहां से रवाना हुए। समय का अभाव और समय के अभाव में दौड़ लगाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिखाई दे रहे हैं कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए। दौड़ते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पहुंचने में उनको देरी हो गई थी, दो जगह उनका कार्यक्रम बताया गया और दोनों ही जगह दौड़ते हुए कार्यक्रम में वो शरीक हुए और जो उनका कार्यक्रम वहां पर रखा गया था उसमें शामिल होकर के फिर वापस लौटे। भागते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तस्वीर आपके सामने। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुबसपा विधायक अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का सामना कर रहे अब्बास अंसारी को 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन की ही रिमांड दी गई है। ईडी की कस्टडी में जाते समय अब्बास अंसारी ने कहा है कि अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है, बोलने की आजादी पर रोक है। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें प्रयागराज की जो जिला जज की कोर्ट है उसमें पेश किया गया। हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। अब्बास अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है देश में। इसके पहले अब्बास अंसारी के वकील की तरफ से कोर्ट में ये मांग की गई थी कि अब्बास अंसारी की सुरक्षा बढ़ाई जाए और अब्बास अंसारी की पूछताछ वकील के सामने ही हो। बीते अगस्त में ही ईडी ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान करोड़ों के लेन देन का पता चला था। ईडी ने इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी समेत परिवार के कई लोगों को नोटिस भेजा था। सुबसपा विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी से पहले पूरी रात ड्रामा चला। दरअसल अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज दफ्तर में बुलाया था। शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे अब्बास अंसारी ईडी के ऑफिस पहुंचा। वहां उससे करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी के पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दे सका। जानकारी के मुताबिक ईडी ने अब्बास से कुल 90 सवाल पूछे। इसी दौरान ईडी ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे ईडी दफ्तर पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर देर रात अब्बास अंसारी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अब्बास की गिरफ्तारी दिखाई गई। बसपा सांसद मलूक नागर ने अब्बास अंसारी पर छापे पर सरकार का समर्थन किया है। देश में चीज़ें चाहे इनकम टैक्स की हों, चाहे ईडी की हों, चाहे एनआईए की हों और चाहे दूसरी एजेंसीज कर रही हों, होती रहती है। कब हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, अगर कोई साफ है तो उसको बिल्कुल सब चीज़ें अपने दस्तावेज सौंपने चाहिए। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 19 अक्टूबर को अंतरिम राहत मिली थी, तो आखिर किस मामले में अब्बास की गिरफ्तारी हुई है? दरअसल अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों और उनके भाइयों से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले में ईडी ने अब्बास अंसारी से भी पूछताछ की। उसके नाम पर दर्ज संपत्तियों के बारे में पूछा गया। साथ ही उन संपत्तियों को बनाने में लगी आय के स्रोतों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई और 2 राउंड की पूछताछ के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों का काफिला है, ये दाहिनी तरफ जा रहा है। कोर्ट से पहले अब्बास अंसारी को एक बार फिर से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। अभी और अन्य साक्ष्य एकत्र करने हैं, ऐसी स्थिति में कस्टडी में दिए जाना अति आवश्यक है। मुख्तार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी ने पिछले महीने ही अब्बास के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। इसके तहत उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले उसकी मां अफशा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। मुख्तार के बेटे अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज हैं। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर जुल्फिकार भुट्टो पर कानूनी शिकंजा लगातार कस रहा है। एचएमए ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। कई बार पाकिस्तान कंपनी के मालिक गए पाकिस्तान के कश्मीर हाउस के सामने
तस्वीर आई है। आईटी की छापेमारी के वक्त जांच में सामने आया कनेक्शन और कश्मीरी गार्डों के बाद अब पाक कनेक्शन भी सामने आ गया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अब और अलर्ट हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से, जुल्फिकार भुट्टो पर कानूनी शिकंजा लगातार जारी। HMA ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। कई बार पाकिस्तान गए थे कंपनी के मालिक, की भी जानकारी निकली है और पाकिस्तान के कश्मीर हाउस के सामने की तस्वीर सामने आई है। आईटी की छापेमारी के वक्त जांच में कनेक्शन निकल करके सामने आया, जिसके बाद जांच एजेंसियां और भी अलर्ट हो गई हैं। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर जुल्फिकार भुट्टो पर कानूनी शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। HMA ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। कई बार पाकिस्तान गए कंपनी के मालिक, पाकिस्तान के कश्मीर हाउस की तस्वीर भी सामने आई है। आईटी की छापेमारी के वक्त जांच में सामने आया ये कनेक्शन और कश्मीरी गार्डों के बाद अब पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है और जांच का दायरा सख्त हो रहा है। लगातार कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। अब देखिए पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया है। इससे पहले कई और बातें, कई खुलासे हुए और अब देखिए कई बार पाकिस्तान जाने की बात है, कई बार पाकिस्तान गए थे कंपनी के मालिक के बाद, और साथ में कश्मीर हाउस, पाकिस्तान के कश्मीर हाउस के सामने की तस्वीर आप देख लीजिए। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले कश्मीरी गार्डों के साथ की फोटो सामने आती है, अब पाकिस्तान कनेक्शन सामने आता है। आयकर विभाग ने छापा मारा था। अब लगातार मामले और सनसनीखेज खुलासे किस तरीके से हो रहे हैं। जुल्फिकार भुट्टो पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, जारी है। HMA ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ गया है। कई मर्तबा पाकिस्तान गए थे कंपनी के मालिक, ये बात भी सामने आई। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो चली है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर सियासी संग्राम के बाद अब रामपुर विधानसभा क्षेत्र और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में सियासी घमासान मचने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों सीटों के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 दिसंबर को रामपुर और मैनपुरी में होगा मतदान। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट सपा का गढ़ है। वही हेट स्पीच मामले में सजा होने के बाद सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। इस वजह से रामपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। आज घोषणा हुई है मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव। मुझे विश्वास है कि रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा के तहत जैसे हम लोग रामपुर विधानसभा भी और मैनपुरी की लोकसभा भी 100% चुनाव जीते। जाहिर है एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जबरदस्त सियासी नूरा कुश्ती देखने को मिलेगी। और मैनपुरी सीट मतलब समाजवादी पार्टी का भेद किला, जिसे बचाने और भेदने की जद्दोजहद तेज हो चुकी है। मैनपुरी में चुनावी बिगुल बच चुका है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद इस सीट को बचाना अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जिससे पूरी सपा की साख जुड़ी हुई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जीत के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सपा का दावा है कि मैनपुरी का मैदान वो बड़े अंतर से जीतेगी। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। समाजवादी पार्टी भले ही लाख दावा कर ले, लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधियों का टिकना मुश्किल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इन किलों को ढहाया है। तो उसी तरह से रामपुर के विधानसभा चुनाव में और मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सफलता प्राप्त होगी। अब देखना है कि मैनपुरी का मैदान कौन मारता है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही रामपुर की राजनीति तेज हो चुकी है। चुनाव में अभी 1 महीने का वक्त है, लेकिन जीत के दावे शुरू हो चुके हैं। आजम का गढ़ बचेगा या रामपुर में लहराएगा भगवा? चुनावी बिगुल बचने के साथ ही ये सवाल सियासी फिजाओं में तैरने लगी है। आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी और इसके बाद अब चुनाव आयोग ने यहां पर चुनाव की घोषणा कर दी है। 5 दिसंबर को रामपुर की जनता अपने इरादों पर मुहर लगाएगी, लेकिन जीत के दावे अभी से शुरू हो चुके हैं। नेताजी और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा
मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। मुझे उम्मीद है हमारी पार्टी बिल्कुल ताकतवर होकर और बीजेपी को हराने की स्थिति में रहेगी। उपचुनाव को लेकर जनता की राय भी अलग अलग है। किसी को सपा पर भरोसा है तो किसी को कमल में कमाल दिखता है। रामपुर की जनता समाजवादी हो जाती है। एक बार बीजेपी को जिता के देख लो। जाहिर है अब 8 दिसंबर की तारीख तय करेगी कि रामपुर का ताज किसके सिर सजेगा। गोला के सियासी गदर में किसके हिस्से आई जीत और किसके हिस्से आई हार, ये सब कुछ बस चंद घंटों में साफ होने वाला है। चंद घंटे के बाद ये साफ हो जाएगा कि गोला की गद्दी पर कौन बैठेगा। रविवार को वोटों की गिनती होनी है, ये तैयारी उसी की है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वैसे तो गोला सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के बीच है। 139 विधानसभा गोला में 3 नवंबर को मतदान हुआ था और कल 6 नवंबर को मतगणना शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर कल सुबह 8 बजे मतगणना जो है स्टार्ट हो जाएगी और लगभग जहाँ जैसा कि आरओ का कहना है यहाँ पर कि दोपहर में रिजल्ट आने भी शुरुआत हो जाएंगे। कुल 14 टेबल पर 32 राउंड मतगणना होगी। काउंटिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा यहाँ टियर 3 रहेगी हमारी। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हमारे मजिस्ट्रेट्स भी लगे हैं और एसएसबी यूनिट भी लगी हुई है। एक सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों के बुरे नियम के अनुरूप हम लोगों ने लगा रखे। सियासत को इंतजार है उस वक्त का जब गोला की जनता के इरादों का ताला खुलेगा और जनादेश सामने आएगा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सहभोज में सीएम योगी शामिल हुए और आंवला के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाया। ये वो सहभोज है जिसमें परंपरा, सभ्यता, सनातन संस्कृति की झलक है। गोरखपुर में आंवला के पेड़ के नीचे सहभोज में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और जमीन पर बैठकर खाना खाया। इस भोज में सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। परंपरागत रूप से हर साल गोरखनाथ मंदिर में द्वादशी के दिन आंवला पेड़ के नीचे सहभोज का आयोजन होता है। गोरखनाथ मंदिर में सहभोज में शामिल होने से पहले सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण जयंती द्वार का लोकार्पण और हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस मौके पर फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के लिए 200 सीट हॉस्टल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज को लेकर किए गए अपने संघर्ष को याद कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना है। एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। शनिवार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की स्थिति दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही है। हालात ये है कि यूपी के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 350 के पार पहुंच गया है। आज शाम 4 बजे तक प्रयागराज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रहा। राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 था, तो कानपुर का AQI 310 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 था। गाजियाबाद के ही वसुंधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 था। तो ग्रेटर नोएडा की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही है। नोएडा की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब दर्ज की गई है। अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद का ओवरऑल इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वह 361 पहुंच गया है। नोएडा में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी चौथा चरण भी लागू हो गया है, लेकिन फिर भी खुलेआम क्रशर चलते हुए देखे जा सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच 1 साल पहले प्रदेश के पहले एंटी स्मोक टावर को शुक्रवार देर रात ठीक करके चालू कर दिया गया है। एंटी स्मोक टावर में खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करा दिया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा, लेकिन सरकार के मंत्री इस पर टोपी ट्रांसफर में लगे हुए। क्योंकि सरकार के 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को पूरी तरह से पंजाब में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार ठहरा दिया है और बताया है कि पराली कहीं जलाई जा रही है, प्रदूषण कहीं बढ़ रहा है। जो हमारे पास बहकर आ रहा है पंजाब से, उसका तो इलाज पंजाब के अंदर ही हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है और उससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इनके दावों की पड़ताल की तो हकीकत कुछ और ही सामने आई। यूपी के 3 शहरों में हमें किसान पराली जलाते हुए नजर आए। अकेले फतेहपुर जिले में 26 स्थानों पर पराली जलती मिली। भले सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है, किसानों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है।
पराली जलाने की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को 3000 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है, लेकिन इस धनराशि का अभी तक पूरी तरह से प्रयोग भी नहीं किया गया है। यूपी के तमाम छोटे बड़े शहरों में डेंगू इन दिनों पैर पसार रहा है। आलम यह है कि न सिर्फ आम लोग, अब तो अधिकारी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा 1171 डेंगू मरीज प्रयागराज में मिल चुके हैं। वहीं लखनऊ में 1058 केस, गाजियाबाद में 513 केस, अयोध्या में 458 केस और जौनपुर में 371 डेंगू के मरीज मिले हैं। मुरादाबाद में भी डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में डेंगू के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। अक्टूबर में मुरादाबाद में डेंगू के 63 मामले थे, जो नवंबर में बढ़कर 111 हो गए हैं। कानपुर शहर में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। आलम यह है कि जांच में रोज बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी दावे के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है। पिछले 24 घंटे में 36 नए डेंगू के केस सामने आने से हड़कंप मच गया है। डेंगू के खतरे को देखते हुए जरूरी यह है कि दावों के बजाय जमीनी स्तर पर पुख्ता बंदोबस्त किए जाएं, ताकि डेंगू के फैलते डंक को रोका जा सके। पंजाब के अमृतसर में 2 एसएचओ, एक एसीपी समेत कई पुलिस वालों की मौजूदगी में एक आतंकी ने शिवसेना नेता की हत्या कर दी। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन कर रहे एक नेता की सरेआम हत्या कर दी गई। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की छाती पर 2 गोलियां, एक गोली पेट के पास और एक गोली कंधे से लगकर निकल गई है। सूरी को पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ था। वो मंदिर के बाहर मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सुधीर सूरी की हत्या के बाद कुछ मिनटों में ही आरोपी संदीप सिंह उर्फ शैंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे शनिवार दोपहर को कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया। बहुत ज्यादा हमदर्दी है। मैं अश्योर करना चाਹੁੰਦਾ कि परिवार ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ऑल पॉसिबल असिस्टेंस वुड बी गिवन। कनाडा में बैठे भगोड़े खालिस्तानी आतंकी लखबीर लांडा ने सोशल मीडिया पर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुधीर सूरी की हत्या के विरोध में शिवसेना देश भर में प्रदर्शन कर रही है और पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी में कैद हुई 2 ऐसी घटनाएं सामने आई जिसे देखकर आपका भी दिल दहल उठेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक महिला के हाथ से एक चोर 6 माह के बच्चे को गोद से छीनकर भाग निकला। घटना शुक्रवार की रात 11:15 बजे की है, जब मिशन कंपाउंड में एक शादी समारोह चल रहा था, यानी चहल पहल थी। ठीक उसी समय ये बच्चा चोर पैदल चलता हुआ आया, महिला की आंख में मिट्टी डालकर उसकी गोद से बच्चे को छीन लिया और कुछ दूर पैदल भागा और फिर कार में बैठकर फरार हो गया। सरेआम हुई इस वारदात के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। ऐसे में पुलिस के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी घटना आगरा की है, जहां आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर एक रोडवेज बस टैंकर में घुस गई। बस टैंकर में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी और बस के परखच्चे उड़ गए। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 10 यात्रियों को गंभीर चोट लगी है और 2 लोगों की मौत हो गई है। गाजीपुर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए डीएम आरिका अखौरी खुद ही सड़क पर उतर गई हैं और इस दौरान डीएम ने इसके लिए दोषी अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है। इसे लेकर गाजीपुर डीएम आरिका अखौरी पूरे दल बल के साथ सड़कों का निरीक्षण करने निकली। शहर में कई जगहों पर गड्ढा देख उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि नई सीवर लाइन बिछाने के लिए जल निगम ने सड़कों की खुदाई की थी। सीवर लाइन डलवाने के बाद जल निगम ने सड़क तो बनवाई, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से कुछ ही दिन के बाद फिर से सड़कों पर गड्ढे बन गए। इस दौरान डीएम ने इसके लिए जिम्मेदार जल निगम के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। तो पक्की सड़क है ना, और जल्द ही शहर की तमाम सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वैसे कुछ जगहों पर अधिकारी डीएम के सामने अपनी गलती पर सफाई देते भी दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने चोचकपुर मार्ग, महादेवा मंदिर से एसपी बंगला मार्ग, NH 29 से एसपी कार्यालय मार्ग और सिंचाई विभाग चौराहा से शिव मंदिर संपर्क मार्ग का निरीक्षण किया। कार और बाइक के बीच हुई टक्कर की एक खौफनाक तस्वीर गाजियाबाद के इंदिरापुरम से आई है।
तूफानी रफ्तार में एक कार सड़क पर दौड़ती चली जा रही है, लेकिन कार से निकलती चिंगारी हर किसी को हैरान कर रही है। पूरा माजरा जानेंगे और तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस कार के अगले पहिए के नीचे एक बाइक फंसी है और वो जब सड़क पर घिसटती चली जा रही है तो आग की चिंगारी निकल रही है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दो लोग बाइक से आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से ये कार चालक आ रहा था। उसी दौरान कार बाइक से जा टकराई। दोनों बाइक सवार नीचे गिर गए और बाइक कार के आगे आकर गिर गई, लेकिन कार चालक अभिषेक ने वहां कार नहीं रोकी और उसे भगाता हुआ ले गया। कार और बाइक की हुई इस टक्कर के बाद कुछ बाइक चालकों ने उसका पीछा किया और ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल होने और मीडिया में चलने के बाद गाजियाबाद पुलिस जागी है और आरोपी कार चालक अभिषेक को हिरासत में ले लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।